नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास बुलेटिन में हम आपको चाय आपके हाथ में होगी, लेकिन अखबार यानी कि ये जो न्यूज़पेपर आपके हाथ में होगा, इस न्यूज़पेपर में क्या कुछ है खास, हेडलाइंस के पीछे की हेडलाइंस यानी कि खबर के पीछे की हर वो खबर जिससे होना चाहिए आपको बाखबर, हम आपको रूबरू उस खबर से करवाते हैं। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, केंद्र से वार्ता का न्योता नहीं मिला है। आज दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है और ये तरजीह इसको मिलनी भी चाहिए थी। देखिए 8 तारीख तक का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया था। फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर 101 किसानों का जत्था आज दोपहर 12 बजे फिर से दिल्ली कूच के लिए तैयार है। शंभू बॉर्डर पर शनिवार शाम को पत्रकार वार्ता में किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा, शनिवार का दिन उन्होंने केंद्र से बातचीत के लिए रखा था, लेकिन उन्हें कोई न्योता नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री और नेता अलग अलग मंचों पर किसानों से बातचीत की बात कह रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आगे आकर इसका प्रयास तक नहीं किया। यही वजह है कि उन्होंने फिर से पैदल दिल्ली मार्च का फैसला किया है। पंढेर ने कहा, उनका मार्च पूरी तरह शांतिपूर्वक और अनुशासन में ही रहेगा। किसानों के पास न पहले हथियार थे न अब है। तो देखिए एक बार मैं बहुत ही फौरी तौर पर आपको बताती हूँ इस खबर में, हालांकि मेरे हाथ में देखिए न्यूज़पेपर जो है वो दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर ने किस तरीके से इस खबर को पब्लिश किया है वो समझ लीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 24 घंटे बाद भी वार्ता का संदेश नहीं आने के बाद एसकेएम ये गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने रविवार को फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जो मरजीवड़ा जत्था है वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बढ़ने वाला है। आपको याद होगा कि 6 तारीख को इन किसानों का जत्था दिल्ली का रुख कर रहा था। उस दौरान टीयर गैस की शेलिंग होती है। टीयर गैस की शेलिंग के बाद किसान थोड़ा सा बैकफुट पर जाते हैं और प्रस्ताव देते हैं सरकार को कि भाई आप बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ में, और हमारी जो मांगे हैं, अगर बातचीत के दौरान आपने ये मांगे मान ली तो फिर ऐसा में हम समझेंगे कि बातचीत की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। तो बातचीत को एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाया जाएगा, एक पेपर पर राइट डाउन किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, सरकार के अलग अलग प्रतिनिधियों को आपने सुना होगा अलग अलग मंचों से वो कह रहे हैं कि हम किसानों के एमएसपी का ख्याल रखेंगे, किसानों के अधिकारों का ख्याल रखेंगे, उनसे बातचीत का ख्याल रखेंगे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि मौजूदा समय में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तक ये बयान दिया, कल सदन के अंदर ये बयान दिया कि किसानों का ख्याल जितना मौजूदा सरकार रख रही है उतना कोई नहीं रख रहा है। लेकिन सवाल ये कि ये जो किसान पहुंचे हुए हैं, जिनको मरजीवड़ों का जत्था बोला जा रहा है, अगर इनसे बातचीत नहीं हो रही है और आंदोलन को 300 दिन, जो कि 1 साल पूरा होने में लगभग कुछ समय बाकी रह गया है, तो देखिए जब 300 दिन उनको पूरे हो गए हैं तो उनसे बातचीत तो एटलीस्ट होनी चाहिए। शंभू बॉर्डर से आज दिल्ली कूच का ऐलान है, शहीदी जत्था है ये, और उनको रोकने के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि ये जो मैंने आपको न्यूज़पेपर दिखाया, इसमें जो ये हेडलाइंस आप देख रहे थे, ये हेडलाइंस बहुत शॉर्ट में है, यहाँ पर खबर ब्रीफ में है। इसके बाद पेज नंबर 14 पे आपको पूरी ये खबर इलैबोरेटेड वे में मिलने वाली है। मांगों पर एक साथ है किसान, फिर चाहे वो पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, नोएडा के किसान हो, ऑल ओवर इंडिया के किसान। अब आप सोच रहे होंगे कि मांगे क्या है। मांगे वो पिछली बार की जो मांगे थी, जो राइट डाउन की गई थी, जिस पर सरकार अग्री हुई थी, कुछ को डिनाई किया था, तो वो मांगे तो हैं ही, लेकिन उसके अतिरिक्त विद्युत संशोधन बिल, इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसमें जो किसान मरे उनको न्याय मिले, किसान आंदोलन जो पिछला था उसमें जिन किसानों ने अपनी जान दी उनके परिवार वालों को नौकरी मिले, मुआवजा मिले। इसके अलावा और भी कई ऐसी मांगे हैं जिनको किसान कह रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को लागू करने की वो बात कर रहे हैं। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि देशों में स्वामी नारायण के 1800 मंदिर भारत की आध्यात्मिक विरासत हैं। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएपीएस के स्वयंसेवकों की ओर से की गई सेवा समर्पित की प्रशंसा की और उनसे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करने को कहा है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सेवा परम धर्म है। हम केवल इसके बारे में बोलते नहीं हैं बल्कि इसका पालन भी करते हैं। उन्होंने बीएपीएस स्वयंसेवकों से अपनी सेवाओं के जरिए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने की अपील भी की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर योगी आदित्यनाथ, सभी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं और बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि धर्म जो है वो हमेशा सेवा का भाव लेकर के आता है और सेवा का भाव जहां पर रहता है वहां देश का विकास होता है। आपको याद होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने देश के लिए काम का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने बीएपीएस के इस कार्यक्रम के दौरान इसी बात को लगभग, जो कि सिमिलर है, 28 देशों में स्वामी नारायण के मंदिरों का उन्होंने जिक्र करते हुए भारत की आध्यात्मिक विरासत का जिक्र यहाँ पर किया है। देखिए, एग्जैक्ट यही खबर आप देख पाएंगे। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है जिसमें 28 देशों में स्वामी नारायण के 1800 मंदिर भारत की आध्यात्मिक विरासत हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। देखिए, ये फेस आपको याद होगा, ये फेस जिस दौरान अभी बीते दिनों इराक के अंदर, सऊदी अरब अमीरात के अंदर, माफ कीजिएगा, वहां पर बीएपीएस का एक सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ था जिसकी जो शैली थी वो अक्षरधाम के पैटर्न पर ही थी। उस दौरान न्यूज़ इंडिया ने भी एक बहुत ही इलैबोरेटेड वे में रिपोर्ट चलाई थी, आपको याद होगा। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि बीएपीएस यानी कि स्वामी नारायण ट्रस्ट बहुत ही तेजी के साथ अध्यात्म की दिशा में काम कर रही है। बहुत फौरी तौर पर बताती हूँ आपको, पीएम ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करें और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में इशारा किया है कि विकसित राष्ट्र के निर्माण में आध्यात्मिक शक्ति यानी कि स्पिरिचुअल पावर, जब हम आध्यात्मिक शक्ति कह रहे हैं तो इसको सिर्फ हिंदुइज्म से नहीं जोड़िए। आध्यात्मिक शक्ति किसी भी धर्म में जब हम अपनी स्पिरिट को जागृत अवस्था की ओर लेकर के जाते हैं, यानी कि ऊपर वाले परमात्मा यानी कि ईश्वर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। आत्मा का परमात्मा के करीब लेकर के जाना, वो होता है आध्यात्मिक मार्ग। जब व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग को तय करता है तो उसको अनुभव बहुत अलग तरीके के होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र के निर्माण में आध्यात्मिक शक्ति जो है वो बहुत बड़ा रोल का निर्वहन करने वाली है। एक बार मैं बहुत फौरी तौर पर आपको बताती हूँ खबर क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी संस्कृति में कहा गया है सेवा परमो धर्मा। देखिए, आप सिख समुदाय को उठा करके देखिए, वहाँ पर लंगर चलता है, सेवा की जाती है, सेवा को धर्म माना जाता है। मुस्लिम धर्म को उठा करके देखिए, ज़कात का नियम है, वहाँ पर भी सेवा को ऊपर रखा गया है। हिंदू धर्म को उठा करके, यानी कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आया है हम उसकी सेवा कर रहे हैं, या कोई मुसीबत में है हम उसकी सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो वो भी सेवा परमो धर्मा का एग्जाम्पल है। और हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम और सेवा परमो धर्मा के भाव के साथ ही आगे बढ़ रहा है और हमारा यही दो भाव हमें विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जा करके खड़ा करेगा।
चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। धर्म सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित, योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया है। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जिक्र लाजमी हो जाता है। कल वाराणसी में बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी के स्वर वेद महामंदिर धाम में आयोजित विहंगम योग संत समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह महोत्सव में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सदगुरु सदाफल महाराज ने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा, अकेले चुपचाप नहीं बैठा जाना चाहिए, एक काम पूरा हुआ तो अगले काम की शुरुआत कर देनी चाहिए, लेकिन हर काम देश के नाम, सनातन धर्म के नाम पर होना चाहिए। एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप नहीं बैठ सकता है। ये योगी आदित्यनाथ ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इस बात को वो कह रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से आपको बताऊंगी कि क्या कुछ और भी तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बोली हैं। धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित, ये वो कह रहे हैं। और हर काम देश के नाम होना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे यूपी का चुनाव, भले ही देखिए अब 1-2 साल का समय बाकी हो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन माहौल बनना 2 साल पहले से ही लगभग शुरू हो जाता है। देखिए किस तरीके से इस खबर को तरजीह दी गई है। धर्म सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। यहाँ पर आप हेडिंग देख पाएंगे, इस हेडिंग को आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का वैसे ही आक्रामक चेहरा, मंच से हालांकि बोल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है। बहुत जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको क्या कुछ है खबर। उन्होंने कहा, सच्चा योगी संत देश और समाज की परिस्थितियां देखकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता है। वाराणसी में विहंगम योग संत समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह में योगी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सदगुरु को शीश नवाया, बटुकों से सवाल भी पूछे, और जो सवाल पूछे उनके जवाब भी उनको देने की कोशिश करी, उनसे जवाब लिया भी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। इसीलिए जो भी काम हो वो व्यक्ति, समाज, मत, मजहब के दायरे से ऊपर उठकर सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप। देखिए, जब हम सनातन कह रहे हैं तो सनातन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। सनातन को हमेशा हिंदुइज्म से जोड़ा जाता है। हिंदुइज्म सनातन का एक पार्ट है, हिंदुइज्म जीवन शैली है। लेकिन जब हम सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन का जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वो ये है कि पंच तत्व, यानी कि वो ऐसी चीजें जो सतत चली आ रही हैं, जो कभी, जिसका हमें ना आरंभ पता है ना एंड पता है। यानी कि सूर्य चंद्रमा, आप इनकी उम्र नहीं जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, पानी, आप इनकी उम्र नहीं जानते हैं। इनका शुरुआत कहाँ से हुआ, इनका अंत कहाँ से हुआ, तो ये सनातन का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का ये हिस्सा है। सनातन धर्म के अनुकूल परंपरा का अनुसरण करते हुए देश का नाम होना चाहिए। और इस बयान में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। इस दौरान देखिए उन्होंने 401 नए जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। उनका नव दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ था, उनका विवाह करवाया गया था। स्वरवेद महामंदिर के विशाल परिक्षेत्र में ये सब कुछ कार्यक्रम हुआ है। देश के लिए हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, देश के बारे में सोच करके काम करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब काम देश के नाम होगा तो उसमें करप्शन का जिक्र नहीं हो सकता। आप ये जो वॉशिंग मशीन की पोस्टर्स देखते हैं जो अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं समय समय पर, और आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जब हम देश के लिए सोच करके काम करेंगे तो ये शायद पोस्टरबाजी भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने INDIA की अगुवाई की तैयारी कर ली है।
बीजेपी का राहुल पर तंज भी सामने आया है। एनबीटी हो या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर्स, इस खबर को तरजीह दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में INDIA गठबंधन के नेतृत्व को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ममता ने कहा वो इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। जो कांग्रेस के नेताओं, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल भी उठाता है। उनके इस बयान से ये साफ हो गया कि इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते और राहुल गांधी को बालक बुद्धि मानते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इससे ये जाहिर होता है कि इंडी गठबंधन के अंदर नेतृत्व को लेकर एक तरह की आंतरिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। उनका ये भी कहना है कि इस बयान से गठबंधन में एकता की कमी नजर आती है। ममता का ये बयान गठबंधन के भीतर किसी भी नेतृत्व का, किसी भी नेता का इस तरफ जिक्र दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व पर, उनकी कार्यशैली पर, उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस बीच देखिए, ममता बनर्जी का ये जो बयान सामने आया है, इस बयान के बाद INDIA गठबंधन थोड़ा सा मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के बयान पर सुप्रिया सुले ने कह दिया कि भाई हम तो समर्थन करते हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर कांग्रेस, NCP, UBT का जो गठबंधन था, उस गठबंधन ने बहुत कमाल दिखाया नहीं और हरियाणा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है। इस स्थिति के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या कांग्रेस के आलाकमान घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दैनिक जागरण ने बहुत ही दिलचस्प हेडिंग के साथ में इस खबर को तरजीह दी है, जिसमें लिखा हुआ है INDIA में और चौड़ी हुई दरार। यानी कि इस खबर से ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि दरार तो पहले से थी, लेकिन उस दरार की जो खाई है वो बढ़ गई है, चौड़ाई बढ़ गई है। बहुत फौरी तौर पर आपको बताती हूँ इस खबर में क्या कुछ है। विपक्षी गठबंधन INDIA में गुजरते वक्त के साथ दरार चौड़ी होती जा रही है। इसके कई घटकों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से गंभीर आत्मनिरीक्षण की मांग उठ रही है। इसे देखते हुए गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठने लगा है। अडानी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा और तृणमूल कांग्रेस को अपने अन्य सहयोगियों के साथ नहीं देखा गया। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कई मुद्दों पर INDIA के घटक दलों के बीच मतभेद है, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद। जैसे मैंने जिक्र भी किया, हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके की स्थिति का सामना कांग्रेस ने किया है, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर बहुत तेजी से सवाल उठने लग गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस गठबंधन को मैंने तैयार किया, कमान मिलने पर इसे बंगाल से भी चला सकती हूँ, और अभी जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उसे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि बंगाल की बागडोर संभालते हुए इसे बंगाल से भी चलाया जा सकता है। और जब ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र कर दिया तो उसके बाद सुप्रिया सुले NCP से सामने आ गई। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर वो चलाने को तैयार हैं तो हम भी उनका समर्थन करते हैं, लेकिन और घटकों को भी समर्थन करना चाहिए। अब इसके बाद सियासत विपक्ष की किस तरफ जाएगी, ये देखने वाली बात होने वाली है। चलिए, खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, सवालों में ये संदेश देने की कोशिश थी कि किस तरीके से जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो बहुत बेहतरीन नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाबरी पर उद्धव गुट से नाराज हैं सपा, अलग हो गई है। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी से किनारा किया है। कि वो शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी की ओर से बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उससे संबंधित विज्ञापन की तारीफ करने के बाद विपक्षी गठबंधन MVS से बाहर निकलने का फैसला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। सपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने कहा, शिवसेना UBT ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वालों को बधाई दी है। उनके
यानी कि उद्धव ठाकरे सहयोगी ने भी मस्जिद के विध्वंस की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। हम एमवीए छोड़ रहे हैं। मैं इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात कर रहा हूं। अबू आजमी ने कहा, अगर एमवीए में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो भाजपा और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? हमने उनके साथ क्यों रहना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। देखिए यहाँ पर खबर सेम है, यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरीके से एनडीए में दरार का जिक्र यहाँ पर हो रहा था। ये खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन अब आपको ये कॉलम नहीं, ये कॉलम देखना है जिसमें आपको अबू आजमी का फेस नजर आएगा। अबू आजमी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कल अगर आपने न्यूज़ इंडिया पूरे दिन देखा होगा तो 12 बजे से 1 बजे के बीच 2 बजे तक हमने भी अबू आजमी का 1-to-1 चलाया था। हमारे सहयोगी शुभम पांडे ने अबू आजमी से बातचीत करी थी। तो अबू आजमी ने विपक्षियों के बैकआउट से लेकर के वॉकआउट से लेकर के उनके बाबरी मस्जिद विध्वंस के विज्ञापन पर बोलने तक पर अपना बयान जारी किया था। एक बार बहुत फौरी तौर पर आपको बता देती हूँ खबर क्या है। महाराष्ट्र में 15वीं विधानसभा से पहले ही दिन विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में दरार साफ साफ नजर आई। सपा ने अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर उद्धव गुट के नेता के बयान पर नाराजगी जताते हुए महाविकास आघाड़ी से किनारा कर लिया है। राकंपा शरद चंद्र पवार यानी कि एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवहाड़ भी अधूरे मन से ही सदन के बहिष्कार में शामिल हुए। पेट्रो के अनुसार सपा ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का फैसला विवादित विध्वंस ढांचे में शामिल लोगों को बधाई वाले विज्ञापन 6 दिसंबर को प्रकाशित होने और उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी एमएलसी मिलिंद नार्वेकर के पोस्ट के बाद ये फैसला लिया है। देखिए इससे ये सिद्ध होता है, इस खबर से सिद्ध होता है कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस पर बधाई देना यूबीटी के लिए मुसीबत का सबब बन गया और सपा ने किनारा कर लिया। हालांकि सपा के विधायक सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन 2 विधायक भी एक तरीके से वोट बैंक को तो जरूर दिखाता है और वो इंडी गठबंधन की दरार को भी स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जिक्र खबरों का लगातार हो रहा है और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हाथ में अखबार तो होगा, लेकिन कोई खबर ऐसी होगी जो 1 कॉलम में छपी होगी, कोई खबर ऐसी होगी जो साइड में सिर्फ हेडिंग देकर के खत्म कर दी गई होगी, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट बड़ा है तो वो हमसे नहीं छूटेगी और हम छूटने देंगे भी नहीं कि आपको वो खबर पता होनी चाहिए, क्योंकि वो खबर आपके जीवन पर इम्पैक्ट डाल रही है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं, सियासत का जिक्र करते हैं। एमवीए के विधायकों ने शपथ ली है। आदित्य ठाकरे ने बताया ईवीएम की वजह। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। कल सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी। इस दौरान आपको बता दें कि 173 विधायकों ने शपथ ली। इनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल थे। सपा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमारे विधायकों ने शपथ नहीं ली है। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है। अभी वॉकआउट से कुछ होने वाला नहीं है। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था। वहां भी न्याय नहीं मिलता तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। 115 विधायकों को शपथ लेना अभी बाकी है। इनमें ज्यादातर विपक्ष के हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सेशन 8 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो सेशन है ये 9 तारीख तक चलने वाला है और 8 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है सेशन को। यहाँ पर मैं आपको खबर दिखा रही हूँ। खबर में इस बात का जिक्र कि किस तरीके से INDIA में नेतृत्व पर रार है, निशाने पर कांग्रेस है, लेकिन आपको खबर पर नजर कहाँ डालनी है? खबर पर आपको नजर इस ब्लॉक पर डालनी है। देखिए, महाराष्ट्र ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। बहुत ही छोटी हेडलाइन है। हमने कहा था आपसे कि कोई खबर जिसकी हेडिंग छोटी भी होगी लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे।
तो मैं बहुत ही फौरी तौर पर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इस खबर को पब्लिश किया गया है। महाराष्ट्र में विपक्षी ईवीएम के 46 एमवीए माफ कीजिएगा महाविकास आघाड़ी के 46 सदस्यों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए विधानसभा सत्र के पहले दिन शनिवार को शपथ नहीं ली है। और ये सब कुछ कहां पर हो रहा था? आदित्य ठाकरे ये सब कहां पर कर रहे थे? आदित्य ठाकरे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जहां पर कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस दोनों डिप्टी सीएम के साथ में आकर के माल्यार्पण करके गए थे, वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी माल्यार्पण किया, उनको नमन किया और उसी जगह से प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को रेज किया और कहा हम सदन में जा ही नहीं रहे हैं, हम शपथ लेंगे ही नहीं। और ऐसे विधायकों की तादाद 143 के करीब बताई जा रही है। देखिए 46 सदस्यों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए विधानसभा सत्र के पहले दिन शनिवार को शपथ नहीं ली। उद्धव सेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा यह सवाल है कि जनादेश ने लोगों ने दिया या फिर ईवीएम और निर्वाचन आयोग ने दिया है। यानी कि उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो जनादेश आया है वो लोगों का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का है और ईवीएम का है। करप्शन का आरोप वो सीधे तौर पर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मौजूदा एनसीपी के सर्वा और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि विपक्ष को निर्वाचन आयोग जाना चाहिए था, वहां न्याय ना मिलता तो न्यायालय चले जाते। इससे पहले विधानसभा सत्र शुरू होने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे और साथ में अजीत पवार इन सभी ने शपथ ले ली, लेकिन विपक्ष के कई लीडर्स हैं उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है और ये जो विधायकों की तादाद है वो सैकड़ों में है। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनने के बाद आयकर विभाग से राहत मिल गई है। अजीत परिवार की 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति मुक्त कर दी गई है, यानी कि जो सीज था उसे रिलीज कर दिया है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ी राहत। दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अजीत पवार की सीज हुई संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अटैचमेंट से मुक्त कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग की तरफ से जब्त संपत्ति लौटा दी जाएगी। 3 साल पहले अजीत पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त किया था। आपको ये बताते चले कि अक्टूबर 2021 में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। आयकर विभाग ने कई संपत्तियों पर छापेमारी करी जिसमें ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जो कथित तौर पर बेनामी पाए गए। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब जाकर के आयकर विभाग का कहना है कि हमें तो कोई प्रमाण नहीं मिले और ये जो भी लेन देन हुआ है संपत्ति से संबंधित, ये सभी लेन देन कोर्ट के जरिए, माफ कीजिएगा बैंक के जरिए किया गया है और ये सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुए हैं, तो शक का कोई बेस बनता नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि जब आप छापेमारी करने गए थे तो क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था? क्या आप छापेमारी करने यूं ही पहुंच गए थे और आपने यूं ही संपत्तियों को अटैच कर दिया था? अजीत पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति आयकर विभाग ने जो सीज करी थी वो रिलीज कर दी है। देखिए यहां पर इस खबर को तरजीह दी गई है। अजीत पवार को मिली राहत। 1000 की संपत्ति, 1000 करोड़ की संपत्ति जो सीज थी वो रिलीज हो गई है। ये देखिए यहाँ पर ये हेडिंग है और ये जो आप ये खबर देख पा रहे हैं इसको न्यूज़पेपर का एक कॉलम बोलते हैं। ये लगभग 1.5 कॉलम की खबर है या इसको 2 कॉलम भी आप समझ सकते हैं। 2 कॉलम में इस खबर को पब्लिश किया गया है। बहुत ही फौरी तौर पर आपको बताती हूँ इस खबर में लिखा क्या गया है। हालांकि इसकी जानकारी मैंने आपके साथ में साझा कर दी है, लेकिन बहुत ही जल्दी बता देती हूँ मैं कि क्या है इस खबर में। अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद उन्हें राहत दे दी गई। आयकर विभाग की ओर से राहत मिलने के बाद, ये बीच से खबर मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। आयकर विभाग ने कहा है कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आरोपों को, माफ कीजिएगा, अजीत पवार ने कहा है यह हमेशा जरूरी नहीं है कि आरोपों को स्वीकार किया जाए, सभी को अपील करने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने इस पर और कुछ भी नहीं बोला है। देखिए कहते हैं कि एक के साथ में एक फ्री, तो वो जो डबल बोनांजा है उसका लाभ इस समय अजीत पवार के हिस्से में गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि अजीत पवार की ये जो स्थिति मौजूदा समय में बनी हुई है कि एक के साथ एक मुफ्त या डबल बोनांजा वाली,
कि डिप्टी सीएम का पद भी मिल गया और 2021 का मामला जिसमें संपत्ति को सीज किया गया था वो रिलीज भी कर दी गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस घेर रही है। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर में कांग्रेस ने अजीत पवार को वॉशिंग मशीन से निकलते हुए दिखाया है और हाथ जोड़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। यानी कि एक बार फिर से वो वॉशिंग मशीन वाली थ्योरी यहाँ पर कांग्रेस ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, लेकिन टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि सवाल उठने लाजमी भी हैं। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। ये शादरा के हादसे के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए कहां जाएं दिल्ली वाले। एनबीटी समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। विश्वासनगर और गोविंदपुरी में 2 लोगों की हत्या पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। हर तरफ लोग दहशत में हैं। केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। इसे लेकर दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ की कानून व्यवस्था सरकार के पास है तो क्यों नहीं स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं, क्यों नहीं स्थितियां दुरुस्त हो रही हैं। तो देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ये जो रार है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। हम सभी जानते हैं कि बीते दिनों जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और साथ में बीजेपी आमने सामने रही, उसके बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी बहुत तेजी से हाइक में जाता हुआ नजर आया। सीएम का फेस दिल्ली में चेंज हुआ, उसके बाद बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी और ज्यादा देखने को मिलने लगा। बीते दिनों हुई 2 घटनाओं के बाद से, एक घटना शादरा वाले क्षेत्र में हुई थी, एक घटना गोविंदपुरी वाले क्षेत्र में हुई थी। इन दोनों घटनाओं के बाद लगातार आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी खुद, लगातार निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं। उसका रीजन समझिए, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। तो दिल्ली में भी जो प्रशासन की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, वो केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल मौजूदा राज्य सरकार उठा रही है कि क्यों नहीं दिल्ली वालों को सुरक्षा मिल पा रही है। बीजेपी चुनावी एजेंडा सिद्ध करते हुए कह रही है आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, पक्के घर नहीं मिल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कह रही है सुरक्षा तो दे दो, वो तो बेसिक नीड है, और आपके पास पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी है, तो वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आप घर की बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, सुरक्षा तो पहले दे दीजिए। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। उपासना स्थल एक्ट पर यानी कि वर्शिप एक्ट पर 12 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता पर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई है। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन है। ये बेंच 12 दिसंबर को दोपहर को 3:30 बजे सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि ये कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ है। इस कानून के चलते वो अपने ही पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को अपने अधिकार में नहीं ले पाते हैं। तो देखिए उपासना स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा है और इस पर 12 तारीख को, आगामी 12 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। और उस सुनवाई से पहले एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्ष चाहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून यथावत रहे, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष चाहता है कि इसको रिपील हो जाना चाहिए, इसको हट जाना चाहिए। उसका रीजन समझिए। लेकिन अगर ये कानून रिपील हो जाता है तो उसका लॉस और बेनिफिट क्या है वो समझिए। यूपी के अंदर इस समय संभल, बदायूं, जौनपुर, काशी, मथुरा और अलग अलग क्षेत्रों में
आगरा को भी, आगरा में ताजमहल को तेजो महाल कहा जाता है। कुतुब मीनार, जिसको विष्णु स्तंभ का जिक्र बार बार हिंदू पक्ष करता रहता है। इसी तरीके से इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू पक्ष का दावा अलग अलग क्षेत्रों में है, जो लोअर कोर्ट्स में सुनवाई चल रही है। उनका कहना है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हट जाएगा, जिसका हवाला बार बार हिंदू पक्ष देता है, तो केसेस की सुनवाई होने में इजी हो जाएगा। लेकिन लॉस क्या है? आपके जो सर्व श्रद्धा केंद्र है सोमनाथ, वो उसके नीचे बौद्ध गुफाएं मिली हैं, तो क्या आप वो क्षेत्र बुद्धिस्ट को दे देंगे क्या, या उसमें कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हिंदू पक्ष को भी ढूंढने चाहिए। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आज़ादी के साथ में देश के अंदर अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डेवलप किया गया था, तो सामाजिक सौहार्द, संतुलन और संतुष्टि को स्थापित करने के लिए किया गया था। क्या मौजूदा सरकार या हिंदू पक्ष वैमनस्य फैलाना चाहता है, हिंसा फैलाना चाहता है, तनाव की स्थिति चाहता है? ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये अभी देखने वाली बात होगी कि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से क्या फैसला सामने आता है। कारोबारी की सरे राह गोली मारकर हत्या हो जाती है और बदमाश फरार हो जाता है। ये सब कुछ हुआ दिल्ली के शादरा में। पूर्वी दिल्ली के शादरा इलाके में कल सुबह शहर पर निकले व्यापारी की 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने ये जानकारी दी कि ये राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में 12 घंटे के अंदर तीसरी वारदात है। दिल्ली के थाना फर्श बाजार इलाके में कल सुबह बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक की पहचान सुनील जैन, जो कि 52 वर्षीय हैं। हालांकि खास बात यह है कि इनके जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि सुनील जैन की किसी के साथ में कोई आपसी रंजिश भी नहीं थी, कोई आपसी रंजिश नहीं थी, और ये घटना क्यों घटित हुई है ये वो समझ नहीं पा रहे। देखिए, सुबह की सैर के दौरान कारोबारी की बाइक सवार 2 हमलावरों ने की गोली मारकर हत्या। ये जो आप यहाँ पर तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर उस क्षेत्र की है जहाँ पर ये वारदात हुई है। कारोबारी का नाम सुनील जैन बताया जा रहा है, जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जा तो रहा हूँ ऑक्सीजन गेन करने, लेकिन सांसें और ज़िंदगी दोनों गवा कर आ जाऊँगा। एक बात बहुत फौरी तौर पर आपको खबर बता देते हैं। इसी स्कूटी से घर लौट रहे थे कारोबारी सुनील जैन, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई जिसमें आप एक स्कूटी देख पा रहे होंगे, उसी स्कूटी से वो लौट रहे थे। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर के भी निशाना साधा है। पुलिस ने बताया कि लौटते समय जैन ने रोजाना की तरह 60 फुटा गली नंबर 7 पर स्थित चाय की दुकान पर चाय पी। करीबन 8:30 बजे जैसे ही वो चाय की दुकान से स्कूटी पर घर जाने के लिए निकले, स्कूटी विश्वास नगर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। उसी दौरान बदमाश बाइक पर आते हैं और उनके ऊपर 7 से 8 राउंड फायर करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। फिर पुलिस आती है मौका वारदात पर। इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान मृत घोषित हो जाते हैं व्यापारी। परिजन कह रहे हैं कोई आपसी रंजिश नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, कोई ऐसा झगड़ा नहीं जिसमें ये वारदात हो सकती थी। तो ये हुआ क्यों? क्या वाकई दिल्ली वाले सुरक्षित नहीं हैं? क्या वाकई प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ऐसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है जो सोचने लायक है, या ये सब सियासत का हिस्सा है? ये आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं और सियासतदानों को भी सोचना चाहिए। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। महादेव ऐप मामले में 388 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच कर दी है। महादेव ऐप मामला आपको याद होगा, महादेव ऐप मामला छत्तीसगढ़ के चुनावों के दौरान उठा था। ऑनलाइन सट्टेबाजी महादेव ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीबन 388 करोड़ रुपए की नई संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इस मामले में बताया छत्तीसगढ़ के कई उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। ईडी ने इस जांच के दौरान कई ऐसे आदेश भी जारी किए हैं। अब कुल 2295
करोड़ की संपत्ति फ्रीज और कुर्क की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 5 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएमएलए के तहत एक अंतरिम आदेश जारी हुआ था, जिसका कुल मूल्य 387.99 करोड़ रुपए है। इस मामले में एजेंसी टिब्रेवाल से पूछताछ कर रही है। तो देखिए, महादेव ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत पुरजोर तरीके से हाई नजर आई थी और अब एक बार फिर से महादेव एप्लीकेशन का जिक्र हो रहा है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में नकली बर्फबारी का जिक्र कर लेते हैं। हिमाचल में नकली बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया, बेहद खराब स्थिति की आशंका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लंबे समय से ना तो बारिश हो रही है और ना ही ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हो रही है। इसी वजह से केवल किसान बागवान परेशान है, बल्कि होटल कारोबारी भी परेशान है। अहम बात है कि अक्सर प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में नवंबर महीने में ही बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार दिसंबर का पहला हफ्ता बीत गया है और ना के बराबर बर्फबारी हुई है। देखिए, ये इस खबर का एक पार्ट जैसा है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में कृत्रिम बर्फ तैयार करते हुए गिराई जा रही है और इस कृत्रिम बर्फ पर सैलानी आइस स्केटिंग का मजा ले रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो ग्रैप 3 और 4 को हटे अभी 2 ही दिन हुए हैं और प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पूर्वानुमान के हिसाब से 2 दिन बाद 10 दिसंबर को प्रदूषण का स्तर बढ़कर बेहद खराब हो सकता है। ऐसे में आसार है कि राजधानी में एक बार फिर से ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की जाएं। 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप के दोनों चरणों से राहत देते हुए ये सुझाव दिया था कि AQI 350 पर पहुंचने पर ग्रैप 3 और 400 से ज़्यादा होने पर ग्रैप 4 को लगा दिया जाए। चलिए, बहुत फौरी तौर पर ये खबर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये खबर हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हिमालय पर्वतमाला के गंगा और सिंधु नदी बेसिन इलाके में बर्फ का स्तर यानी कि स्नो कवर बीते 6 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसकी तुलना 40% कम है। इसरो के आंकड़ों के मुताबिक सिंधु नदी बेसिन में भी स्नो कवर 10 से 20% तक कम है। यही वजह है कि दिसंबर का पहला हफ्ता खत्म होने पर भी सर्दी की चुभन महसूस नहीं हो रही है। अभी आप देखिए, आराम से घर में आप लोअर और टी-शर्ट में घूम सकते होंगे, या अगर थोड़ी सी ठंड आपको महसूस हो रही होगी तो आप ऊपर से शॉल डाल लेते होंगे, स्कार्फ डाल लेते होंगे और काम चल जा रहा होगा। ज्यादातर शहरों का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच है, जबकि इस समय तक उत्तर के मैदानी इलाकों में यानी कि जिस क्षेत्र में अभी मैं बैठी हुई हूँ, दिल्ली एनसीआर ये क्षेत्र है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता था वो बहुत डाउन हो जाता था, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी टेम्परेचर 25 से 31 के बीच में ही है, इससे ज़्यादा लो नहीं जा रहा है। जबकि इस समय तक उत्तरी मैदान इलाकों में 22 से 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी के मौसम में बर्फ का स्तर घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि हर हफ्ते बर्फबारी 1-2 दौर उसके आते हैं। लेकिन इस बार मानसून खत्म होने के बाद आए सभी पश्चिमी विक्षोभ कमजोर थे या हिमालय के उत्तर की तरफ से निकल गए। इसके चलते बर्फबारी कम हुई है। इसी वजह से 2 महीने में बर्फ का स्तर जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है और ये टेंशन की बात है। टेंशन की बात होनी भी चाहिए। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। पटना पुलिस ने खान सर की गिरफ्तारी की बातों को नकार दिया है। एनबीटी समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। बिहार पुलिस ने पटना के टीचर और यूट्यूबर खान सर की गिरफ्तारी के बारे में सोशल मीडिया पर फैली अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी कार्यालय के पास एक अवैध प्रदर्शन को लेकर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन आए थे। सचिवालय 1 की सब डिविजनल पुलिस अधिकारी अनु कुमारी ने उनकी गिरफ्तारी के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए सोशल मीडिया हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दे डाली है। आपको याद होगा बिहार के पटना की सड़कों का हाल कि किस तरीके से विद्यार्थियों को पीटा जा रहा था, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। उस दौरान खबर ये सामने आई कि खान सर वहां पर बच्चों का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि समर्थन करने तो पहुंचे थे, लेकिन वो पुलिस स्टेशन तक आए थे। गिरफ्तारी हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस स्टेशन के अंदर आना
समर्थन के लिए भी अगर किसी के गिरफ्तारी का चिन्ह है तो ये आपकी परेशानी है, आपकी समझ में कमी है। हमने गिरफ्तारी नहीं करी है, हम तो नियम के तहत कार्रवाई अब करने वाले हैं। और एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जिससे इस खबर को फ्लोट किया गया है, उस चैनल पर बाकायदे पुलिस ने ठाना है कि कार्रवाई करके दिखाना है। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए आपको आखिरी खबर से रूबरू करा देते हैं। ढाका इस्कॉन मंदिर में आगजनी की खबर सामने आ रही है। राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण विग्रह नष्ट हो गया है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी कभी मंदिरों तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हिंदुओं के जाने माने नेता चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद यहाँ लगातार तनाव जारी है। इस बीच इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस इस्कॉन के एक और मंदिर में अराजक तत्वों की ओर से इसको तोड़ दिया गया और आग लगा दी गई। हमला कल सुबह इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर किया गया था। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। ये घटना देश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई है और हमला भी किया गया है। तो देखिए लगातार बांग्लादेश में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये घटना अभी से नहीं बल्कि कई दिनों से चल रही है। और अब जब राधा कृष्ण की मूर्ति यानी कि उनका जो विग्रह है वो हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, तो उसके बाद अल्पसंख्यक बंगाल के अंदर जो मौजूद है, बांग्लादेश के अंदर जो मौजूद हैं, उनका गुस्सा चरम पर देखने को मिल रहा है और आंदोलन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि इस दौरान अल्पसंख्यकों के आवासों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है और उनको मारा पीटा भी जा रहा है, जिसकी वैश्विक तौर पर बहुत ज़्यादा निंदा हो रही है। फिलहाल आप देख रहे थे सुर्खियां अखबार की, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि हर वो हेडलाइन जिसके पीछे की खबर आपको पता होनी चाहिए, वो खबर क्या है जिससे होना चाहिए आपको बाखबर। हमने कोशिश करी कि आपको वो पता हो ताकि आपकी समझ में आसानी हो और आपकी दैनिक दिनचर्या को जो खबर प्रभावित करती है उससे आप रूबरू हो सकें। कल फिर इसी समय हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।